हेलो हेलो। ओके। हेलो। ओके। सो यस बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू होम साइंस हब बाय रुचि मैम। आ जाएंगे सभी बच्चे, कंटिन्यू करेंगे सेशन को भाई। सारे बच्चे एक दूसरे को शेयर कर देंगे सेशन को, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सब मुझे बताइए कि क्या सारी चीजें क्लियर हैं। यस बताएं, सारे बच्चे बताएं। चलो मेरे बच्चों, ओके। यस बच्चों, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलें। चलिए, इस सीरीज में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिया हुआ था, ठीक है। 30 के आगे देखना था। सारे के सारे आपके जी जो क्वेश्चन परिवार का चैप्टर है वो उतना इतना डीप नहीं है जितना डीप इसमें से क्वेश्चन है। इतने डीप क्वेश्चन हमको मिलते हैं कहाँ पर, एक्सटेंशन के पार्ट में, ठीक है। जब हम लोग, क्या हुआ भाई, इंटरनेट इशू हो रहा है क्या? बताओ मेरे बच्चों। हेलो हेलो, सब चीजें तो ठीक है यार यहाँ से। अब ठीक हो गया होगा। चलिए, यस तो कंटिन्यू किया जाए बच्चों, फटाफट बताओ। मैम प्रैक्टिस एग्जाम सेंटर दीजिए। मैम प्लीज प्रैक्टिस एग्जाम सेंटर दीजिए। ये क्या है भाई, प्रैक्टिस एग्जाम सेंटर दीजिए? थोड़ा और डिटेल में लिखो यार, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से नहीं था, पता नहीं क्यों अचानक से हो गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्थान में उपलब्ध है, ये सब हम कर चुके थे। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है आपका मेरे बच्चों, ऑप्शन ए कह रहा है प्रति सप्ताह, उसके बाद बी कह रहा है माह में 2 बार, माह में 1 बार एंड माह में 3 बार। तो आफ्टर 7 मंथ, ठीक है ना, गर्भ प्रेगनेंसी के मैम हमारा भी, चलिए नम्रता जी मैंने आपका नाम लिया, ठीक है ना। चलिए, चलो बता दो भाई, एक बार फिर से बता दो, क्या सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार सारे बच्चे सेशन को अपने अपने स्तर से, आप जहां से भी जैसे भी बिलोंग करते हो, एक बार आप सभी बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को सारे बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए। मैम हमें एक बार, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। नम्रता वर्मा, यार मैंने आपका नाम ले लिया है, डोंट वरी। ओफो, थोड़ा सा रुकेंगे मुझे लगता है, जस्ट 1 मिनट। मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट और लेना चाहूंगी, माफी चाहेंगे बच्चों। चलिए ठीक, यस तो सारी चीजें क्लियर हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं भाई। बिल्कुल मैम, पॉलिटिकल साइंस से है, बीएड होम साइंस किया, राजस्थान पीजीटी दे सकते हैं। मैम पीजी पॉलिटिकल साइंस से है, बीएड होम साइंस से किया तो राजस्थान।
बेटा पीजीटी में उसमें दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपका जिस भी सब्जेक्ट से पीजी है आप उसी सब्जेक्ट से पीजीटी का फॉर्म भर सकते हो, राइट। बीएड फिलहाल अभी तो मुझे लगता है वहाँ भी कंपलसरी नहीं, अपने यहाँ तो फिलहाल अभी कोई नियम नहीं है कि बीएड होना चाहिए, बट हो सकता है कि जब नया विज्ञापन आए तो मे भी बीएड को कंपलसरी कर दें। चलिए, यस, तो हमारे सभी बच्चे इसका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे थे कि माँ हमें एक बार क्या करवाना चाहिए, हमें आफ्टर 7 मंथ या 7वें माह से हमें परीक्षण करवाना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गर्भावस्था से संबंधित नहीं होता है। सारे बच्चे प्रैक्टिस पर भाई ध्यान देते रहो, ठीक है ना। चलिए मैम, हम लाइक करते हैं बट शेयर नहीं करते क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अरे बाप रे चलिए भाई, अब मैं इसके आगे कुछ कह भी नहीं सकती। हाँ ठीक है ना, ये आप जानो आप क्या सोचते हो चलिए मैं वहाँ चलिए, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, जैसा आपको अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे जानते हैं वो बिना शेयर करे भी आ जाएंगे, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो जुड़ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जो डेली पढ़ने वाले हैं, जो इंटरेस्टेड है या जो लगे हुए हैं, तो वो बिना शेयर किए ही जान जाते हैं। शेयरिंग से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नए बच्चे आ जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता, तो उससे आपके कंपटीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला सुझाव देना चाहेंगे, पेपर हो ना हो, इस बात को हमने कल भी रिपीट किया था, आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि पेपर हो ना हो, आप वो एक अलग की बात है, कब आता है नोटिफिकेशन क्या है जैसा भी, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रों की चर्चा हो रही, एग्जाम का ना कोई डेट है ना कुछ भी है। बट फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो उस तरह समय नहीं रहेगा। चलो, तो हम क्या जानेंगे, आप सब रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। थोड़ी दिन के लिए थ्योरी सेक्शन जो है वो सिर्फ जितनी देर लाइव पढ़ाते हैं उतनी देर देख लिया करो, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए ये बात मैं बोल रही हूँ, ऐसे बच्चे जो मेरे से एक बार पढ़ चुके हैं, ऐसे बच्चे जिनका एक बार थ्योरी सेशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मोस्टली बच्चा से कहना चाहूंगी कि जिनका थ्योरी सेक्शन 1-2 बार हो चुका है, वो मेरे थ्रू हुआ है, किसी के भी थ्रू हुआ है, बट आपने अगर थ्योरी सेक्शन एक बार कर लिया तो आप सारी किताबें कुछ दिन के लिए बंद करके रख दो, खास करके 15 से 20-30 दिन के लिए। इसलिए क्योंकि जो भी होना होगा वो 15-20 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर डेट वगैरह जैसा भी कुछ होगा वो सब फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको पछतावा नहीं होगा। वो कॉपियां आप बंद कर दो, पूरा प्रैक्टिस सेशन उठा लो, प्रैक्टिस सेट, उसको बेहतर तरीके से जितनी ज्यादा बार हो सके करना शुरू कर दो, ठीक है ना। बाकी हम 10 दिन और वेट कर लेते हैं, मैं अपनी बात करूं तो हम 15-20 दिन 30 दिन वेट नहीं करते हैं, 10 से 12 दिन और वेट कर लेते हैं। जैसा भी होगा सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आपका एप्लीकेशन में भी मैं प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करा दूंगी, आपके ही बैच में, ऐसा नहीं कि अलग से, ठीक है ना। तो आपके ही बैच में, ना आपके बैच में, तो स्पेशल अगर हम कोई सेक्शन लगाएंगे प्रैक्टिस का तो उसमें सारे बच्चों को मैं मर्ज कर दूंगी, पेड बच्चों को, ठीक है ना। तो नॉन पेड वाले बच्चे मेरे को कॉल करने के ना कहें कि मैम मुझे ऐड करिए, तो वो सारे बच्चे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, चलिए, तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा सुझाव था आपके लिए। कम टू द पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गर्भावस्था से संबंधित नहीं है। अरक्तता गर्भावस्था से संबंधित है, संभावित गर्भपात गर्भावस्था से संबंधित है, गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित है। क्या नहीं संबंधित है मेरे बच्चे? पीलिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ये लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बंध्याकरण जिसे हम कहते हैं स्टरलाइजेशन के महत्व को प्रत्येक माता को कब समझना चाहिए? दूसरे बच्चे के बाद, तीसरे बच्चे के बाद, चौथे बच्चे के बाद मेरे बच्चे, या फिर हम बोलेंगे कि कभी भी नहीं समझना चाहिए। स्टरलाइजेशन जिसे हम बंध्याकरण कहते हैं। बताइए मेरे बच्चों, फटाफट बताएंगे भाई कब समझना चाहिए। आप कब बोलोगे? बोलेंगे मैम फर्स्ट बेबी के बाद, ठीक है ना। फर्स्ट बेबी के बाद हमें इस चीज को बेहतर तरीके से समझ लेना चाहिए। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है
बंध्याकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप या फिर डिश। आंसर करेंगे बंध्याकरण का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, यानी तरीका क्या है। आप क्या बोलोगे, बोलोगे मैम नसबंदी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर अगेन रिपीट कर रही हूँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की स्थापना की गई 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1955। बताएंगे भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। बताएंगे मेरे बच्चे भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन। चलिए बहुत बढ़िया। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की स्थापना की गई थी, कब की गई थी मेरे बच्चे, 1951 इज द करेक्ट आंसर। 35 मेरे बच्चों आंसर क्या जाएगा, 35। अब तो भाई शेयर कर दो मेरे बच्चों बिल्कुल, अब तो भाई शेयर कर दो सारे बच्चे। 31 कर दिया क्या, बी 1952 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 1952, 35 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 35 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाने वाला है। चलिए चलिए आगे करते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, 36 कह रहा है राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित दो प्रमुख चीजें हैं। क्या, राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित दो प्रमुख चीजें हैं, परिवार नियोजन एवं पौष्टिक आहार। ये बिल्कुल सही है, और हम सब देखते भी हैं कि परिवार नियोजन एवं पौष्टिक आहार है तो सरकार के द्वारा कितनी सारी योजनाएं लॉन्च की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर लोग यानी पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझ करके घर घर फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है ऐसा कि नहीं है मेरे बच्चों, है ऐसा कि नहीं, यस। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे हाँ मैम। तो ये भाई आपको बताना है कि ये कथन किसका है, किसने बोला, राजीव गांधी ने बोला, इंदिरा गांधी ने बोला, इंदिरा गांधी ने ये बात बोली थी, या फिर मेरे बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने बोला, या फिर महात्मा गांधी ने बोला। बताइए फटाफट बताएंगे मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, तो क्या बताएंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये बात बोली थी कि भाई देश की भलाई के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताइए। बीमारियों से दूर रहना है विभिन्न प्रकार की, तो उसके कुछ ही रूल हैं जो हम लोगों को अपने कर्तव्यों पर चलना है, ठीक है ना, समझ गए ना। हर किसी से प्यार, टाइम से उठना, पौष्टिक भोजन खाना, ठीक है ना, और कई सारी चीजें, डेली योगा करना, डेली एक्सरसाइजेस करना, ठीक है ना, ताजा खाना खाना, ये सब बीमारियों से बचने के उपाय हैं। ठीक, चलिए आगे करेंगे। राइट मेरे बच्चों, मैम बिहार में पीजीटी के एग्जाम के लिए एस्टेट जरूरी है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चे जरूरी है, बिना एस्टेट के आप आ नहीं जा सकते। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसको समृद्ध बनाना। देखो ये डेफिनेशंस ना मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन भी सकते हैं एंड पूछे भी जा सकते हैं। बताएंगे 137 ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर जी के अग्रवाल एंड डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, एंड उसके बाद क्या कह रहे हैं मेरे बच्चे, डॉक्टर एम के जायसवाल एंड डॉक्टर जॉन डी बघेल। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या जाएगा। क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे ना करना, केवल एक बच्चे को जन्म देना, केवल लड़कों को जन्म देना, या फिर दो बच्चों के बीच जन्म में अंतर। तो परिवार नियोजन का मेरे बच्चे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? फटाफट बताएंगे, आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चे? इसका मुख्य जो उद्देश्य है ना, वो दो बच्चों के बीच में स्पेशल अंतर, ठीक है, जिसके कारण जच्चा एंड बच्चा दोनों को कुपोषण से बचाया जा सके। ठीक है, अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं। अशिक्षा, अंधविश्वास, दोषपूर्ण सामाजिक मान्यता, उपरोक्त सभी। मेरे बच्चे ये तीनों की तीनों चीजें जिम्मेदार होती हैं किसके लिए? परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं में। ठीक है, अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में जनसंख्या किस समय 1 अरब हुई? बताइए। 11 मार्च 2000 में, 5 मार्च 1999 में, 5 फरवरी 2001 में, या फिर 8 अक्टूबर 2000 में। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चा साथ में था तो ये आ गया है। ठीक है, बताइए। तो मेरे बच्चे इसके आंकड़े मिले थे कि भारत में 1 करोड़ की जनसंख्या, 1 अरब की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 11 मार्च 2000 में। ठीक, चलिए आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति वर्ष है। जनसंख्या वृद्धि दर किसके अकॉर्डिंग या किस तरह से बढ़ रही है? मेरे बच्चे 3.5% या 1.1% या फिर 1.93 यानी अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास, या फिर 6.5%। क्या बताएंगे मेरे बच्चे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1.93% के नियर अबाउट जनसंख्या वृद्धि प्रति वर्ष बढ़ रही है। अगला करेंगे। परिवार नियोजन से लाभ है परिवार में स्थायित्व, सुखमय जीवन का निर्माण, गर्भवती तथा प्रसूताओं की सुरक्षा, या फिर कह रहा है उपरोक्त सभी। तो परिवार नियोजन से लाभ क्या है? परिवार में स्थायित्व है, सुख में जीवन का निर्माण हो एंड सुरक्षा भी हो। मेरे बच्चे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, परिवार नियोजन के अभाव में माता को क्या हानि होती है? पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो पाता, आर्थिक कठिनाई होती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और घर की शांति भंग होती है। उपरोक्त सभी हानियां होती है। तो परिवार नियोजन के अभाव में, ठीक है ना, यानी परिवार नियोजन ना होने पर क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी? यस, तो हम क्या बताएंगे मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम नो डाउट, जब हमारे घर में कैंडिडेट अधिक होंगे, पौष्टिक आहार सबको उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा एंड इकोनॉमिकल इश्यूज भी होते हैं। और सिंपल सी बात है यार, पौष्टिक आहार नहीं मिलेंगे एंड इकोनॉमिकल इश्यूज होंगे तो आए दिन घर में क्या होगी? कलह होगी, झगड़े होंगे, अशांति होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। 44 कह रहा है, परिवार नियोजन का पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला साधन है। परिवार नियोजन का पुरुषों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला साधन है गर्भ निरोधक गोलियां, या फिर फोम पाउडर, या फिर निरोध, या फिर मेरे बच्चे कोई नहीं। आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या जाने वाला है? यस, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम निरोध इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है मेरे बच्चे, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रमुख कार्य है। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रमुख कार्य, माता एवं बच्चों में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उपचार करना। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रमुख कार्य है माता एवं बच्चों के संक्रामक रोग की रोकथाम एवं उपचार करना, भाषण देना, कानून बनाना, देखभाल करना। तो मेरे बच्चे इनका प्रमुख कार्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। क्या करना? संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उपचार करना। अगला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक देश में चलाए जाने पर सरकार को क्या लाभ मिलता है? बताइए, इससे क्या लाभ मिलेगा? गवर्नमेंट क्यों इतना परेशान रहती है भाई? बोलेंगे जनता संपन्न एवं समृद्धशाली रहती है, जनता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, आय का वितरण प्रत्येक वर्ग में समान रहता है। उपरोक्त सभी। बताइए, बताएंगे मेरे बच्चे 46 का राइट आंसर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाएगा। क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है यार, ये सभी पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। 47 कह रहा है,
देश की जनसंख्या अधिक होने पर जनता को सार्वजनिक सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, समुचित लाभ नहीं मिल पाता, जिनके प्रमुख हैं शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्या एंड उपरोक्त सभी। क्या बताओगे? देश की जनसंख्या अधिक होगी तो ये सारी की सारी क्या है मेरे बच्चे? सार्वजनिक सुविधाएं हैं। क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं या निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं नहीं हैं। तो निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं हैं? तो ये सब की सब सार्वजनिक सुविधाएं हैं मेरे बच्चे। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जनसंख्या अधिक रहेगी तो नो डाउट शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, चिकित्सा की समस्या, सभी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है ना। अभी इस कदर जनसंख्या आप देखिए, जैसे कोई बीमारी या विशेष सीजन चेंज होते हैं, हॉस्पिटल ऐसे भर जाते हैं कि मरीजों को लिटाने की जगह नहीं रहती। आए दिन पेपर में फोटो आता है, कोई स्ट्रेचर में लिटा है तो कोई गाड़ी में अपनी लिटाया है। ठीक है ना, व्यवस्था ही नहीं होती है। राइट, बोलेंगे मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे, जनसंख्या वृद्धि का पारिवारिक जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है? क्या बताओगे आप? बोलोगे मैम जनसंख्या वृद्धि का पारिवारिक जीवन पर कुप्रभाव पड़ेगा। आवास की समस्या, शिक्षा व चिकित्सा की समस्या, खाद्य सामग्री की समस्या, उपरोक्त सभी। मेरे बच्चे आज के कुछ टाइम पहले फ्लैट वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था। मतलब ही नहीं बनता था कि यार छत के ऊपर हमारा अधिकार होगा या हमें इतना महंगा खरीदना पड़ेगा। कहते जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। तो जनसंख्या की अधिकता के कारण तो इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जाते हैं कि भाई आप फ्लैट में रहिए, छत के ऊपर छत बनाकर अपना घर बना के रहिए और छतें बिक जाएंगी लोगों की। ठीक है ना। तो अभी तो काफी सारे आपके अपने अपने घर देखने को मिलते हैं। अगर इस पर विशेष कंट्रोल नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट विशेष एक्शन नहीं लेती है, लोग पब्लिक नहीं समझते, तो फाइनली कुछ दिन बाद ये भी नौबत आने लगेगी। ठीक है ना मेरे बच्चे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण है विवाह बंधन की मान्यता, अशिक्षा व अंधविश्वास, विवाह की औसत आयु का कम होना जिससे संतानोत्पत्ति के लिए एक लंबी अवधि मिलती है एंड उपरोक्त सभी। मेरे बच्चे सारे के सारे पॉइंट्स आप आंख बंद करके कर सकते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। विसंक्रमणीय प्रभावशाली होता है, विसंक्रमणीय प्रभावशाली होता है 100%, 100% नहीं, या 75%। इस भाषा में लिखें 75% या फिर मेरे बच्चों 50%। बताइए विसंक्रमण प्रभावशाली होता है, आपको बताना है कुछ प्रतिशत होता है या फिर नहीं भी होता है, आपको बताना है फटाफट। यस, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम विसंक्रमणीय प्रभावशाली होता है, तो बोलेंगे मैम ये 100% नहीं होता है। और कितना हो सकता है इसका कुछ आइडिया भी नहीं, मतलब इसको एग्जैक्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चे। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी जाएगा, 100% नहीं होता है। ठीक है ना। अगला करेंगे, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है पीत ज्वर के प्रतिस्थात्मक शक्ति टीकाकरण के 10 से 12 दिन बाद प्रारंभ होती है जो रहती है। आपको बताना है पीत ज्वर की प्रतिस्थात्मक शक्ति टीकाकरण के जस्ट 10 से 12 दिन बाद प्रारंभ होती है जो रहती है 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक मेरे बच्चे, या फिर 10 वर्ष तक, या फिर 12 वर्ष तक। आंसर करेंगे कितने वर्ष तक रहती है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, तो भाई कितने वर्ष तक रहती है? तो बोलेंगे मैम ये जो शक्ति रहती है ना, ये लगभग आपकी ना 10 वर्ष तक रहती है, यानी लगभग 10 से 12 दिन बाद प्रारंभ होती है और 10 वर्ष तक रहती है मेरे बच्चों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक रूप से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया था, और ये विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम कब से लागू हुआ था ये आपको बताना है। मई 1972, मई 1974, मई 1976 या फिर मई 1985। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, राइट आंसर क्या जाएगा? यस, बहुत बढ़िया। क्या बताएंगे?
तो बोलेंगे मैम नो डाउट, हम जब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अधिक रूप में विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम जब शुरू किया था वो 1974 में था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला करेंगे 55 कह रहा है केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में राशि आवंटित की थी। तो ये बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने 300 की सीरीज में माइनस कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अगला करेंगे। अंतःगर्भाशयी विधि का रूप है, बताइए अंतःगर्भाशयी विधि, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, डूश है या फिर गोलियां हैं या फिर कॉपर्टी है या फिर ट्यूबेक्टोमी है। ठीक है ना, या फिर ट्यूबेक्टोमी है। आंसर करेंगे मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या जाएगा? चलिए फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम अंतःगर्भाशयी विधि। तो मेरे बच्चे अंतःगर्भाशयी में कॉपर्टी आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि टी आकार की होती है। इसका शेप भी पूछ लेता है। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिशत है। जन्म के 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिशत है। तो ये जनसंख्या के जब आप आंकड़े देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल जनसंख्या का बच्चे कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए हाँ भाई, चलिए तो कितने प्रतिशत बच्चे हैं भाई, आपको ये बताना है। हम्म। चले बताएंगे भाई, तो क्या आंसर जाने वाला है? क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम ये जो बच्चों का प्रतिशत है ये ओवरऑल पॉपुलेशन का 15.93। अगर ये आपको 13% भी मिल जाता है तो आप इसको कर देंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 करें। शोध है बार बार अन्वेषण करना, किसी समस्या का समाधान करना या फिर वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करते हुए किसी समस्या का सत्य ज्ञात करना, या फिर मेरे बच्चे कह रहा है उपरोक्त सभी। तो शोध क्या है फटाफट बताएंगे मेरे बच्चों, शोध क्या है फटाफट बताएंगे। यस, हम लोग अभी टाइम है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 30 क्वेश्चंस को और चेस करें। ठीक है, क्यों? बिकॉज कल हम लोगों ने नहीं किया था। राइट, कल हम लोगों ने नहीं किया हुआ था, टाइम नहीं था हम लोगों के पास, या यूं कहें ये सेशन आपको लाइव नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजंस। चलिए, शोध क्या है? बार बार अन्वेषण करना, मतलब हम जिस भी समस्या को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं हम उसको बार बार अन्वेषण करें। किसी समस्या का जो भी हमने प्रॉब्लम्स लिया हुआ है वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका समाधान करना, एंड वैज्ञानिक पद्धति से काम करना। लेकिन ऐसे नहीं कि बस ठीक है समस्या ये तो सॉल्व कर दिया कहानी खत्म, नहीं अभी की सॉल्व हो गई काम खत्म, नहीं। वैज्ञानिक पद्धति जिससे हमेशा के लिए उसका हम हमेशा के लिए हमें उसको सॉल्यूशन मिल जाए एंड हम उसको क्या कर सकें, जनरलाइज कर सकें चीजों को। राइट, आंसर इज गोइंग टू मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 56 कह रहा है नवोदय विद्यालय का प्रमुख प्रयोजन है निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना? ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, शहरी छात्रों को, बालिका छात्राओं को, या फिर मेरे बच्चों पिछड़े छात्रों को? आपको बताना है आंसर क्या जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए नवोदय विद्यालय जो भी निर्माणकारी कार्य उनमें होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गांव के प्रतिभावान छात्रों के लिए ही होता है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? गांव के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नवोदय विद्यालयों का निर्माण किया गया है, उन्हें वहां पर एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना सब फ्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे
प्रसार शिक्षा दोनों औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है। यह बात किसने बोली है, किसके द्वारा कही गई है? एल.डी. कलसे द्वारा या ओ.पी. धामा द्वारा या फिर डी. एनसाइजर द्वारा या फिर मेरे बच्चे एम.सी. बुरसेट द्वारा। आंसर करेंगे मेरे बच्चों, राइट आंसर क्या जाने वाला है? बहुत बढ़िया, यस। तो प्रसार शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों की बात की गई है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा या किसके द्वारा ये बात कही गई है। चलिए, कलसे द्वारा या फिर ओपी धामा द्वारा या फिर एनसाइजर द्वारा या बुरसेट द्वारा, क्या बताएंगे मेरे बच्चे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओपी धामा द्वारा। ठीक है मेरे बच्चों, किसके द्वारा बोला गया? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे हमारे बी की तरफ जा रहे हैं, ओपी धामा के अनुसार। चलिए अगला करेंगे, नेक्स्ट क्या है भाई? अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? बताइए, प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? आपको बताना है। उनका जीवन के प्रति रवैया तथा दृष्टिकोण, उनकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, एंड सी कह रहा है उनका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता, एंड उनकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता। बताएंगे मेरे बच्चे आंसर क्या जाएगा? तो क्या हम प्रसार कार्य करते हैं? ठीक है, जीवन के प्रति रवैया और दृष्टिकोण। मेरे बच्चे वो कार्य करने आ रहे हैं, जीवन के प्रति रवैया और दृष्टिकोण, ये चीज नहीं। उनकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता, उनका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़े रहने की क्षमता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन दे देता कि इनमें से सभी, मान लीजिए कि ये ऑप्शन बना देता इनमें से सभी, तो नो डाउट हम ये सभी कर देते, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट पॉइंट गलत है, सेकंड पॉइंट गलत है या फोर्थ पॉइंट गलत है। नो, गलत कुछ भी नहीं है, सब सही। बट इनमें से बेस्ट क्या है, ये आ जाएगा सी, क्योंकि व्यक्तित्व एक ऐसा टर्म है जहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आ जाती हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन नंबर सी। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है आईईसी का पूर्ण नेम क्या है या पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट काउंसिल, एंड इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक काउंसिल एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। बताइए मेरे बच्चों, आईईसी का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट बताएंगे, आईईसी का पूर्ण रूप क्या है मेरे बच्चे? इंफॉर्मेशन एजुकेशन तथा कम्युनिकेशन। ठीक है, सूचना देना, शिक्षित करना और संचार करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 61, कह रहा है निम्नलिखित शिक्षण संस्थानों को साधनों को स्मृति पंजी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। स्मृति पंजी, ठीक है ना, मतलब याद रखने की क्षमता को हम कैसे कैसे सीक्वेंस से करते हैं। बताइए आप किसी चीज को कैसे याद कर लेते हो मेरे बच्चों? फटाफट बताएंगे। क्या बात है भाई, मेरा ही गोल गोल घूम रहा है इंटरनेट यहां से, तो जबकि सब कुछ ओके है एंड किसी का कमेंट्स भी नहीं शो हो रहा है। सारी चीजें क्लियर हैं? क्या बात है भाई, जस्ट 1 मिनट, मैं फिर से देखती हूँ। ठीक है, अब सब चीजें ठीक हैं। ठीक है, मुझे लगा इंटरनेट इशू हो गया क्या। चलिए बिल्कुल भाई, बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं मेरे बच्चे? हम लोग कोई भी चीज जो दिखाई जाती है उसको देखते हैं। ठीक है ना? क्या करना, सबसे पहले मेरे बच्चे हम किसी चीज को प्रदर्शन करके देखना, यानी हमें स्मृति पंज अवरोहित क्रम में कि हमें किसमें सबसे ज्यादा हम चीजों को देखकर याद कर पाते हैं या हम अपने माइंड पर रख सकते हैं। तो अगर हम किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी चीज का अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कैसे करेंगे? हम चीजों को करके दिखाएंगे ना।
चलो, तो सबसे पहले हम प्रदर्शन करके, मतलब हम चीजों को जब देखते हुए करते हैं या करके सीखना जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अधिगम होता है। फिर जब चीजों को हम चलचित्र देख लेते हैं, यानी उनकी इमेज भी देख रहे हैं, पिक्चर नुमा जैसे हम देख रहे हैं, तो फिर वहां से अधिगम सबसे ज्यादा होगा। एंड फिर उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, उसके बाद मानचित्र और रेखा चित्र, जब हम कोई फिगर देखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना, उन चीजों को देख लेते हैं तब उससे, और फिर उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, देन उसके बाद श्रवण, एंड लास्ट में होता है पठन। ठीक है, लास्ट में क्या होता है भाई, लास्ट में बोलेंगे मैम पठन होता है, तो इसको जस्ट अपोजिट ऐसे करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो पहला आपका पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये इसी सीक्वेंस में लगे हैं, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अगला करेंगे मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके। ठीक है, तो मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को मेरे बच्चे किया गया है आपको बताना है। कितने स्तरों में कार्यों को निर्धारित करना चाहिए जिससे हमारा काम सरल हो जाए। कितने स्तरों मेरे बच्चे, 5 बताए गए हैं। ठीक है ना, 2 तो नहीं बताए गए, ना 3 ना फिर 1, बोलेंगे मैम 5 इज द करेक्ट आंसर। हमने आपको ट्रिक से भी बताया है, दे का उ तक, ठीक है ना, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 5 के 5 बिंदु आ जाते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 62 मेरे बच्चे कह रहे हैं, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है, घर के मध्य में या मेज पर या घर के कोने में या फिर अलमारी में। तो मेरे बच्चे मध्य पर, अगर घर के मध्य की बात करेंगे तो नो डाउट हम जिस पर भी रखेंगे उसके साइज के अकॉर्डिंग करेंगे। अलमारी पर लंबी टहनी की सज्जा बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी मेरे बच्चे घर के कोने पर, और अगर हम मेज पर करेंगे तो मेज के साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ऊंची तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 64 मानव संसाधन है, सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित या फिर वित्तीय सामग्री। बताएंगे मानव संसाधन है क्या है, मानव संसाधन क्या है, सामान्य सुविधाएं, वस्तुगत सामग्री, मनुष्यों में अंतर्निहित या फिर वित्तीय संपत्ति। वित्तीय संपत्ति रुपया पैसा जिसको कहते हैं हमारे अंदर नहीं होगा, कोई भी वस्तु हमारे अंदर नहीं, कोई भी सुविधाएं हमारे अंदर नहीं मेरे बच्चे। हम मनुष्य में अंतर्निहित हमारे गुण ही क्या हैं, हमारे संसाधन है, यानी मानवीय संसाधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 65 कह रहे हैं, मनुष्यों के क्रियाशील परिवेश में वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो मनुष्य के क्रियाशील परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, या कार्य सरलीकरण कहेंगे, या फिर व्यावसायिक स्वास्थ्य कहेंगे। फटाफट बताएंगे मेरे बच्चे, राइट आंसर क्या जाने वाला है। बहुत बढ़िया, यस। चलिए, तो हम क्या देखते हैं भाई, बोलेंगे मैम जब भी हम मनुष्य के क्रियाशील परिवेश की चर्चा करते हैं वहां हम किसका देखते हैं, एर्गोनॉमिक्स देखते हैं ना, कि कार्य करने की शैली क्या है जिसमें हमें शारीरिक थकान कम हो। ठीक है, हम उस तरह की शैली को अपनाएं जिस पर हम थकान कम हो, और हम उन्हीं पर्टिकुलर कार्यों की या उन्हीं समस्याओं का विश्लेषण करना, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे मानवीय जोड़ों को हम ये कह सकते हैं कि जैसे काम करते हैं तो प्रॉपरली जहां से हमारे अंग टर्न होते हैं तो वहां पर किस तरह से पेन हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, बिना थके हम यूं कहें कि बहुत सुरक्षित तरीके से काम करना जिससे हमें शारीरिक थकान ना हो। ठीक है, या किसी भी जॉइंट्स में पेन ना आए, उसी को हम मेनली एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो। अगला करेंगे 66 कह रहा है, भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन है, बताइए। ताराबाई मोदक, मेरी मॉन्टेसरी, गीजू भाई बधेका, या फिर मेरे बच्चे चलिए गीजू बधेका, या फिर मेरे बच्चों आपका जाएगा मूर्तिदास। यस आंसर करेंगे मेरे बच्चे। 66 का क्या जाने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 आंसर क्या जाएगा, भारत में प्री स्कूल के अग्रणी कौन है। तो भारत में प्री स्कूल के अग्रणी कौन है भाई, बोलेंगे मैम बहुत बड़े, कुछ बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी, लेकिन जितने लोग ना सी की तरफ जा रहे हो ना, गीजू बधेका। मारिया मॉन्टेसरी थी जो, ये प्री स्कूल की नहीं थी, ठीक है ना। इन्होंने
प्ले स्कूल की बात की थी, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और फ्रॉबल ने खेल खेल में शिक्षा की बात की थी, खेलों के थ्रू, खिलौने के थ्रू। अगला करेंगे। उसके बाद उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? उच्चतर बुद्धि के बच्चों में योनि परिपक्वता कब आती है? देर से, सामान्य समय से पूर्व, सामान्य समय पर, या फिर कोई नहीं। तो सामान्य बच्चों में सामान्य समय पर, और जो थोड़ा सा ये बोलेंगे कि प्रतिभाशाली बालक नहीं है या सामान्य बालक भी नहीं है, उनसे भी थोड़ा उनकी बुद्धि लब्धि कम है, तो उनमें देर से आएगी। एंड जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे उनमें ना, प्रतिभाशाली बच्चे यानी उच्चतर बुद्धि के बल समय से पूर्व ही इनमें ये परिपक्वता आ जाती है। अगला करेंगे। 68 कह रहा है शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? आपको बताना है आंसर क्या जाने वाला है। चलिए भाई, यस कह रहा है शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन से साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है जन्म से, दूसरा 4 से 8 माह, या फिर 6 से 8 माह, या फिर 8 से 10 माह। आंसर करेंगे तो बात किसकी हो रही भाई? बोलेंगे मैम वास्तविक वियोग आसक्ति के बंधन के साक्ष्य वियोग व्यग्रता के रूप में मेरे बच्चे। आंसर जाने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन? गर्भावधि कितने दिन की होती है? मनुष्यों में गर्भावधि कितने दिन की होती है? आपको बताना है 180 दिन, या फिर मेरे बच्चों 200 दिन, या फिर 280 दिन, या फिर मेरे बच्चों 300 दिन। आपको बताना है, फटाफट बताना है राइट आंसर क्या जाएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो भी गर्भकालीन अवस्था हम लोग इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो गर्भकालीन अवस्था मनुष्यों में 280 दिनों की होती है। आंसर जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? निरंकुश शैली, अभिव्यक्ति शैली, अनुज्ञाप्रद शैली, या फिर मेरे बच्चों आक्रामक शैली। ठीक है, आपको आंसर करना है परवरिश की शैली जो बालक पर, किस पर मेरे बच्चे? बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व का मतलब होता है दबाव जो दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुश शैली, अभिव्यक्ति शैली, अनुज्ञाप्रद शैली, या फिर आक्रामक शैली। मेरे बच्चे आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, निरंकुश शैली, बच्चों के प्रति बहुत ही ज्यादा सख्त होना। ठीक है ना? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के समाजीकरण पर बल दिया है। ऑप्शन ए फ्रॉबेल है, जॉन डेवी है, या फिर प्रोफेसर बांगले हैं, या फिर मेरे बच्चों हर्बर्ट हैं। आप किसकी तरफ जाओगे? क्या बोलोगे? चलिए, यस, आवाज नहीं आ रही, अब आने लगी होगी मेरे बच्चे। नायलॉन इज द करेक्ट आंसर। पॉलीअमाइड रेशे क्या होंगे? नायलॉन रेशे इज द करेक्ट आंसर। 73 मेरे बच्चे कह रहा सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग, बताइए किसका प्रयोग करेंगे? अम्लीय रंजक का, या फिर आइजोडाइज का प्रयोग करेंगे, या फिर मेरे बच्चों सल्फर रंजक, या फिर व्हाइट रंजक। स्पेशल भैया काला रंग किससे मिलेगा? सल्फर
और रंजक से, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा। 74 कह रहा है संप्रेषण की क्रमबद्ध विधि है, संदेश, प्रेषक, विसंकेतन, कूट लेखित या फिर प्राप्त करता। आपको बताना है भाई राइट आंसर क्या जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है मेरे बच्चे, प्रेषक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोलेंगे मैम, जिसे हम कहते हैं सेंडर। क्या कहते हैं, सेंडर। सेंडर अर्थात भेजने वाला। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे, संकेत करता, जिसे हम कहते हैं एनकोडर। ठीक है ना, सॉरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर। और अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ विसंकेतन, ठीक है, एक होता है संकेतन और एक होता है विसंकेतन। संकेतन सेंडर की तरफ से होता है, विसंकेतन हमारा जिसे हम कहते हैं प्राप्तकर्ता, रिसीवर, उसके थ्रू होता है। ठीक मेरे बच्चे, तो फिर क्या होगा मेरे बच्चे, एनकोडर होगा। तो यहाँ पर कूट लेखित तो है नहीं, हम फोर्थ की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, कि बोलेंगे मैम ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसे हम संकेतन भी कहते हैं, कूट लेखित। अब वो चाहे अपने मन से एनकोडिंग करे, ठीक है ना, या फिर वो क्या करे, फाइनली अपनी तरफ से हम बोलेंगे चाहे वो इनकोड करे या फिर कूट को लिखना ही क्या एक तरह से इनकोडर हो जाता है। तो बोलेंगे मैम इसी को हम कहते हैं संकेतन, और इंग्लिश में कहेंगे क्या, एनकोडर। ठीक है, एनकोडर, राइट। एंड उसके बाद मेरे बच्चे हम क्या लाएंगे, उसके बाद हम यस उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, उसके बाद आ जाएगा आपका संदेश। ठीक है ना, क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, संदेश, जिसे हम मैसेज कहेंगे। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलेंगे मैम फिर आ जाएगा हमारा विसंकेतन। ठीक है ना, यानी चौथा वाला डिकोडर जिसे हम कहेंगे। एंड उसके बाद प्राप्तकर्ता सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि दूसरा है, फिर पहला है, एंड उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद तीसरा है, एंड उसके बाद पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी है एंड उसके बाद बी भी है। अब देखिए मैंने जिस तरह से बताया है सीक्वेंस नो डाउट आपको इस तरह से चलता है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनमें हमारा फर्स्ट ही राइट जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट ही राइट जाएगा, क्योंकि मेनली हम लोग जब देखेंगे तो प्रेषक यानी सेंडर से शुरू होता है एंड रिसीवर से क्या होता है, लास्ट होता है। रिसीवर से क्या होता है, लास्ट। जहां पर हमको ये सिर्फ इसी ऑप्शन पर मिल रहा है, दूसरा और पांचवा। उसके बाद हमारे ये पुट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर इन्होंने दूसरे नंबर पर संदेश बताया है, एंड फिर उसके बाद इन्होंने कूट लेखित बताया है, और उसके बाद इन्होंने विसंकेतन यानी डिकोडर बताया है, एंड लास्ट में प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपका सेंडर होगा, फिर इनकोडर, फिर उसके बाद अगर हम इसी में और जोड़ देते हैं क्या, माध्यम जिसे हम चैनल कहते हैं, एंड उसके बाद हमारा डिकोडर हो जाता है, एंड रिसीवर जिसे हम प्राप्त करना कहते हैं। इस तरह से चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आवश्यक अमीनो एसिड्स में से एक है, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, एलानिन या फिर प्रोलाइन। बताओ मेरे बच्चे किसकी बात इन्होंने किया है, आवश्यक, गैर या अनावश्यक की बात नहीं किया है। ठीक है, तो आवश्यक अमीनो अम्ल आइसोल्यूसिन, हमने पढ़ाते हैं ट्रिक से वही बताते हैं, आहियाला मिथिफ्रेटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आइसोल्यूशन। अगला करेंगे 76 कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा है। बताइए अनौपचारिक शिक्षा एक संगठित शिक्षा होगी क्या व्यवस्थित शिक्षा होगी, या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होगी, या फिर एक शैक्षिक गतिविधि। तो अनौपचारिक शिक्षा जिसका टाइम, समय कुछ भी कंफर्म या क्लियर ना हो। ठीक है ना, यस। तो बोलेंगे मैम सबसे पहली चीज कि संगठित नहीं है, क्योंकि जहां संगठन हो जाएगा, संगठित हो जाएगी, तो वहां पर समय, पाठ्यक्रम, हर चीज क्या हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। संस्था मुझे लग रहा था ये संगठित है। ठीक है, संगठित है, व्यवस्थित, तो संगठित होगी नो डाउट।
और ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई एक संगठन होना या पर्टिकुलर कोई एक संस्था होना, ठीक है, तो इसको हम संस्था कहेंगे, राइट। मेरे माइंड में ये संस्था आ गया था। तो एक संगठित तो होगी, ठीक है ना, एंड एक व्यवस्थित होगी, क्योंकि व्यवस्थित नहीं होगी तो फिर अनौपचारिक शिक्षा दी नहीं जा सकती। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं होगी, थर्ड को छोड़ करके बाकी सब होंगे। तो पहला, दूसरा एंड चौथा इज द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। पहला, दूसरा एंड चौथा पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला करेंगे 77। संचार में विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, बताइए। क्या विश्वसनीयता होनी चाहिए, या फिर क्षमता होनी चाहिए, या फिर पूर्ण होना चाहिए, या फिर ये बेनिफिशियल यानी लाभदायक होना चाहिए? बताएंगे मेरे बच्चे आंसर क्या जाएगा। तो बोलेंगे मैम सबसे बड़ी चीज है कि विश्वसनीयता होनी चाहिए, एंड उसके बाद संचार में विश्वसनीयता का मतलब होता है, तो आपको बताना है। बोलेंगे मैम विश्वसनीय होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ ना संचार पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। बोलेंगे मैम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो संचार में विश्वसनीयता का मतलब है, चलिए, तो संचार में विश्वसनीयता का मतलब है मेरे बच्चे, संचार में नहीं भाई, कंप्लीट एंड कैपेसिटी एंड लाभदायक, ठीक है मेरे बच्चे, ये नहीं होगा। फिर से देखेंगे इसको। संचार में विश्वसनीयता का मतलब हम लोग कैपेसिटी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से है? जो हम लोग 7C पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस 7C में हम लोग कैपेसिटी पढ़ते हैं, ना कि कंप्लीट पढ़ते हैं, क्लियरिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, एंड कैपेसिटी पढ़ते हैं, जबकि हम कंप्लीट नहीं पढ़ते। इस आधार पर ये जो आंसर है ये इसमें जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार देखेंगे मेरे बच्चे, 7C यहाँ पर बताया गया है, और 7C के आधार पर आंसर आपका जाएगा क्या? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूर्ण नहीं होता है, क्लियरिटी होता है, कैपेसिटी आते हैं, दो टर्म आते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। फर्स्ट पूर्ण नहीं होगा, ध्यान से फिर से देख लेंगे, पूर्ण नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। आगे चलेंगे। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है। मानव शास्त्रीय आयाम संरचनात्मक आयाम है जो कि संबंधित है वजन से, शरीर की स्थिति से, लंबाई से, कमर की परिधि से। बताओ मेरे बच्चे किस किस से संबंधित है? यस, तो मानव शरीर संरचनात्मकता की मेरे बच्चे जब भी बात की जाएगी किसकी तरफ हम मूव करेंगे? बोलेंगे मैम वजन, यहाँ पर वजन देखा जाता है, लंबाई के अनुसार वजन, लंबाई के अनुसार, एंड आपका भार भी देखा जाता है, और कमर की परिधि भी देखी जाती है, ठीक है, यानी पहला, तीसरा एंड चौथा, ठीक है, पहला, तीसरा एंड चौथा। यस, हमको ऑप्शन भी मिल चुका है, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है यूरिन ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का सिद्धांत है मानववादी परिप्रेक्ष्य, सोशियो बायोलॉजी, पारिस्थितिकी प्रणाली के सिद्धांत, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेन ने किसका सिद्धांत दिया था मेरे बच्चे? बोलेंगे मैम इनकी बहुत ही चर्चित थ्योरी है, कौन सी? पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, जिसमें माइक्रो, मीजो, ठीक है ना, इस तरह की बात की, क्रोनो, माइक्रो, मीजो, क्रोनो, एक्सो सिस्टम, इस तरह के सिस्टम्स की बात की गई है, ठीक है, कि बच्चा किस तरह से कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होता चला जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे 5 सिस्टम इन्होंने बताया है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इरी व मूंगा किस कपड़े की अलग किस्म है? आपको बताना है इरी और मूंगा किस कपड़े की अलग किस्म है, आपको बताना है। क्या ये रेशम के हैं, कपास के हैं, ऊन के हैं, या स्पेंडेक्स के हैं? साफ साफ पता चल रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, रेशम। अगला करेंगे गुड एवं हंट का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं
कि वह सही है या गलत है। ये बात किसने बोली है? वैज्ञानिक थ्योरी ने, या फिर मेरे बच्चे परिकल्पना ने, या फिर उद्देश्य, या फिर प्रश्नावली में, किसमें करते हैं बताइए। तो वह गलत है। कह रहा है गुड एवं हंट का कथन है, कहना है कि अवधारणा मतलब उसके बारे में क्या, एक थीम बनाना, ठीक, एक थीम बनाना कि हम ये जाने कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब हम किसमें, थीम किसमें बनाएंगे? परिकल्पना में। सोचेंगे ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया, वो था, परिकल्पना कर रहे हैं ना, सोच रहे हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 82 कह रहे हैं हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी, मैट फिनिशिंग रंग कमरे का आकार करता है। एंड उसके बाद कारण कह रहा है मैट फिनिश का हल्का रंग होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है, इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। मेरे बच्चों ऑप्शन ए कह रहा है दोनों सही है, या फिर मेरे बच्चे कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं, झूठे मतलब गलत है। ए सच है परंतु आर गलत है, एंड ए गलत है परंतु आर सही है। कह रहे हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी, मैट फिनिश रंग कमरे का आकार मेरे बच्चे करता है, ठीक है, आकार को बड़ा करता है, हम ये कहेंगे, ठीक है। मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है, इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है, राइट। तो मेरे बच्चे ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही बोली जा रही हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे मैम कथन एंड कारण दोनों ही करेक्ट जाएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 83, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात है। सिर और शरीर का अनुपात है, आपको बताना है 1:7, 1:4, 1:3, 1:9। किसके पूछा है? तो सिर और सिर और शरीर का अनुपात बताना है। यार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, सिर और शरीर का अनुपात बताना है, किसका बताना है? शिशुओं का बताना है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वयस्कों का 1:7 होता है, ठीक है ना। तो वयस्कों का 1:7, शिशुओं का 1:4 होता है। अगला करेंगे 84, एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए बड़ी प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, बिल्कुल नहीं। बड़ी पट्टी और बड़े चेक, जी नहीं। छोटी प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, या फिर कह रहा है क्षैतिज और टूटी लाइनें। तो मेरे बच्चे छोटी छोटी प्रिंट्स एंड अनुप्रस्थ लाइनें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 85, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। किसने कहा था? भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। ये बात किसने बोली थी? पटेल जी ने बोली थी, या फिर नेहरू जी ने, यानी सरदार पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर गांधी जी ने, या विवेकानंद ने। मेरे बच्चों ये कथन जो है ऑप्शन सी महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे 86, कह रहा है गृह प्रबंधन है कार्य को पूर्ण करना, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, एंड घर का रखरखाव करना, या फिर घर का रखरखाव स्फूर्ति से करना। तो मेरे बच्चे आपको मैं बता दूं कि गृह प्रबंधन की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम भाई बहुत स्फूर्ति से करें या रखरखाव ही करें। स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम इस तरह से अपने सोर्स जुटाएं कि जो भी हमने टारगेट किया ना वो प्राप्त कर लें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे 87, किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। किसी बिजली के उपयोग में थर्मोस्टेट का कार्य है आंच को मनचाहे तापमान बनाए रखना, या फिर आंच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, या फिर मेरे बच्चे थर्मल कंडक्शन, या फिर मेरे बच्चे कह रहा है आंखों का बहाव रखना। आंसर करेंगे तो भाई बहाव रखने का कोई मतलब नहीं है, थर्मल कंडक्शन से भी कोई मतलब नहीं, स्थानांतरित नहीं करता। ये क्या करता है? ये स्थिर रखता है, यानी टेम्परेचर को स्थिर रखता है जो भी। तो बस यहाँ इन्होंने भाषा बदल दी, आंच को मनचाहे तापमान पर क्या करना? बनाए रखना। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला करेंगे निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? स्टेफिलोकोकस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बर्टिलिज्म, या फिर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, मोनोसाइटोजीन्स आपको बताना है। आंसर क्या जाएगा? यस, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 88 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्या बोलेंगे? बोलेंगे मैम
स्टेफिलोकोकस, ये कोकस लिखा है बट कोकस होता है। एंड उसके बाद मेरे बच्चे क्या होगा, ये कोलाई नहीं होगा, क्लास्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म होंगे। ठीक है, तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है बंडूरा की सोशल व कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार, बंडूरा की सोशल व कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार आपको बताना है आंसर क्या जाने वाला है। कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार चलिए ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञानात्मक सोच और समस्या को सुलझाना। बी कह रहा है मेरे बच्चे सीखना, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया व सामाजिक भूमिकाएं। एंड सी कह रहा है संज्ञानात्मक समस्या, क्षमताओं व समस्या सुलझाना। या फिर कह रहा है विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को सीखना। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, 89 का क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैम सोशल व कॉग्निटिव थ्योरी के अनुसार सीखना, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया व सामाजिक भूमिकाएं निभाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट मेरे बच्चों। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आज हमारी क्लास में उधार हो गया। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, आपको मैं बता दूं ये जो प्रॉपर सीरीज चल रही है, नो डाउट ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हल्के से मत लीजिएगा, हल्के हल्के क्वेश्चन लगेंगे नो डाउट। शुरुआत के कुछ ज्यादा ही हल्के क्वेश्चन थे कि हर कोई बिना पढ़ा व्यक्ति भी कर लेगा, लेकिन फिर भी उसको आपको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे जो नो डाउट आपके बिल्कुल लेवल पर चीजें होंगी, इनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो पेपर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो जाता है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और हम भी थोड़ा सा उसी लेवल की चीज़ों को लाएंगे आप तक, जिससे आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। तो आज हम लोग एकदम बुलेट ट्रेन की तरह किए हैं सारे क्वेश्चंस को। ठीक, 60 क्वेश्चंस किया मेरे बच्चों। ठीक है, यस भाई। सो मैं अब बाय बाय बोलना चाहूंगी। सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, कमेंट्स करके भी सब बताएंगे सारे बच्चे के सेशन कैसा लगा। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। आज हम लोगों ने कल का भी एंड आज दोनों ही किया, तो इस तरह से आपका लॉस जो हुआ था वो बराबर हो गया, राइट मेरे बच्चों। सो सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो भाई। ठीक है बच्चों, ओके। सो बाय बाय, टू टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद अस, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मुलाकात करेंगे